अलवर में दो भाइयों की मौत हो गई। सरकारी पानी की टंकी में डूबने से मौत हुई। परिजनों ने दोनों बच्चों को टंकी से बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम करवा दिया। दो भाई पानी में डूबने से मर गए। बताया जा रहा है ये सरकारी पानी की टंकी थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम करवा दिया है। एक दिन पहले वो गांव की पानी की टंकी भरी थी। वो बच्चे उसको देखने चले गए। देखने गए थे भाई पानी आएगा नहीं आएगा, लेवल कितना है, भर गई टंकी नहीं भरी। लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण उस पर पानी के ढक्कन भी नहीं था और उसकी जो नचनी गली हुई थी, करीब उसको 15 साल जब से टंकी बनी है वो चेंज नहीं हुई और उसकी लापरवाही से ये घटना हुई है। अगर जलदाय विभाग इस पर थोड़ा ध्यान देता तो हो सकता है घटना नहीं होती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा के साथ। राजेंद्र, क्या वजह सामने आई जिसकी वजह से दोनों भाई जो है वो पानी की टंकी में डूबने से दोनों की मौत हो गई? क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? ये जो पूरा मामला है अलवर के कैमाला गांव का मामला है, जहां पर गांव में पानी की किल्लत होने की वजह से लोग परेशान थे। पानी रात में और दिन में कभी कोई टाइम नहीं होता। रात को 1:30 बजे 2 बजे तक पानी आता है। कल दोपहर दिन में पानी नहीं आया था तो उसके दोनों भाई, चचेरे भाई हैं, वो जाकर के पानी की जो टंकी थी उसमें जाकर के देखने गए थे कितना पानी भरा हुआ है। इसी दौरान दोनों भाई किस वजह किसी का पैर फिसला था या टंकी में उतर कर देखा था, उस तरीके के तभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन दोनों भाई पानी की टंकी में गए थे उसका पानी चेक करने के लिए, कितना पानी भरा है या नहीं है। उस दौरान ये हादसा हुआ और दोनों भाइयों की डूबने की वजह से वहां मौत हो गई। जब दोनों भाई घर पे नहीं पहुंचे तो देर रात तक तलाश या सर्च किया गया था। उसके बाद ग्रामीणों ने जब रात में जाकर के टंकी को देखा तो टंकी में दोनों भाइयों के शव तैरते मिले। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला गया और आज अब सुबह पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम करवा दिया है। लेकिन इस घटना से साबित हो रहा है कि अलवर में जो पानी की किल्लत है वो किस तरीके से जानलेवा साबित हो रही है। जलदाय विभाग के अधिकारी हैं वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी की टंकी की जो सप्लाई अगर नियमित होती तो शायद ये बच्चे वहां नहीं जाते और इनकी जान बच सकती थी। तो कहीं न कहीं इस पूरी घटना को लेकर के ग्रामीणों में रोष है कि पानी की जो सप्लाई है वो नियमित नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ है। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जालोर सड़क हादसे पर पीएम ने दुख जताया। जालोर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो इधर इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान के जालोर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों की जान गंवानी पड़ी उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दुख की इस घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है, ट्वीट किया है और कहा कि एक्सीडेंट में जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दुख की घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। नितिन गडकरी ने प्रदेश में सड़क से जुड़ी कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही राज्य में 25 नए बाईपास बनाने की घोषणा की। इसके तहत 5,000 करोड़ की कीमत से प्रदेश में अलग अलग नेशनल हाईवेज पर नए बाईपास बनाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को सड़क की बड़ी सौगात दी।
गडकरी ने प्रदेश में 1357 करोड़ लागत से 243 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और कहा कि वो बेहद खुश हैं कि राजस्थान को ये सौगात देने का सौभाग्य मिला। करीब 1400 करोड़ की लागत से करीब 9 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 7 साल से भी ज्यादा समय हो गया इस क्षेत्र में इस विभाग का काम करने का सौभाग्य। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की सीमाएं हमारी देश की सीमाएं हैं, इसलिए राज्य में रोड के विकास के साथ गांव, गरीब, किसान और युवाओं की भी प्रगति होगी। विशेष रूप से रोड का विकास करने के साथ साथ हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसानों की प्रगति हो, नौजवान युवाओं को रोजगार मिले और राजस्थान एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बने, यही मेरी कोशिश थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी 33 जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट किया है। इसके साथ ही 3 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं। गडकरी ने राज्य के प्रस्तावों CRIF में 900 और सेतुबंध में 700 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा भी की और कहा कि जोधपुर में 1200 करोड़ की लागत से 9.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बन रहा है। हाईवे के विकास से दिल्ली से मुंबई की देरी 12 घंटे हो जाएगी। जयपुर से दिल्ली की दूरी महज 2 घंटे में पूरी होगी। 16,600 करोड़ की लागत से 374 किलोमीटर का 8 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है। 226 किलोमीटर का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि विकास के काम में हमें राजस्थान सरकार का हमेशा सहयोग मिलता रहा है। मेरा विश्वास है कि ये जो परियोजना है करमला से मुनुपुर बी तक, इसका काम भी करीब ये इम्पोर्टेंट है 40 किलोमीटर, 99% काम पूरा हुआ है। जल्दी इसका इनॉग्रेशन हम कर पाएंगे। मुनुपुर से बेगाड़ी गुजरात तक ये भी हमारे लिए 36 किलोमीटर 1600 करोड़ का, ये भी लगभग पूरा हुआ है। काफ़ी पैकेजेस है जिसके डिटेल में मैं कोई जाना नहीं चाहता हूँ, पर ये काफ़ी काम पूरा हुआ है जिसमें राजस्थान सरकार का सहयोग भी हमको बहुत अच्छी तरीके से मिला है। इस कार्यक्रम में सड़क विकास के साथ गडकरी ने राजस्थान में पानी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि सहयोग मिले तो लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जा सकते हैं। रोड विकास को लेकर गडकरी ने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। और इनसे जाने से यहाँ काफ़ी इंडस्ट्री आएगी, लॉजिस्टिक पार्क आएगा, प्रगति होगी, विकास होगा और निश्चित रूप से ये उपयोग में आएगा। मेरा आदरणीय मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से अनुरोध है कि इसके बारे में आप भी कभी रिव्यू मीटिंग हमारे प्रोजेक्ट की करिए, जिसमें लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, इन सब बातों को गति मिल जाए। इस मौके पर राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने प्रदेश की बेहतरी के लिए केंद्र से योगदान मांगा। मैंने आपसे भी निवेदन किया था सहमति प्रदान कर दें। हमेशा आपने राजस्थान को पिछली बार भी अच्छा सड़कों के क्षेत्र में राशि दी है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप आने वाले समय के अंदर भी राजस्थान का विशेष ध्यान रखेंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सांसद देवजी पटेल, भागीरथ चौधरी, सांसद रामचरण बोहरा, विधायक अशोक लाहौटी, CS उषा शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और बागियों पर संजय राउत का हमला, बागी 11 जुलाई तक आराम करें, गुवाहाटी में रुके, सभी MLA बागी नहीं हैं। महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के साथ है। फैसलों पर राज्यपाल के सवाल पर शिवसेना का सवाल, पहले राज्यपाल अपने आप बड़ी फाइलें निपटाएं। पहाड़, पानी, तो उनको 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद
जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख, कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम। महाराष्ट्र संकट पर बीजेपी की बैठक, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे फडणवीस के आवास पर सुबह 11 बजे बैठक में सियासी हलचल पर चर्चा की जाएगी। तो महाराष्ट्र संकट पर अब बीजेपी भी बैठक कर रही है। ये बैठक है फडणवीस के घर पर। उद्धव सरकार पर राज्यपाल का एक्शन, राज्यपाल ने मांगी जानकारी, उद्धव सरकार से मांगी जानकारी, मंजूर प्रस्तावों की जानकारी मांगी। 22-24 जून के प्रस्तावों की जानकारी मांगी गई है। महाराष्ट्र का सियासी संकट, बीजेपी के सारे विधायकों को मुंबई में रहने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट बुधवार या गुरुवार को मुंबई आ सकता है। राज्यपाल कल इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। बीजेपी में ही सारे विधायक हो सकते हैं शामिल, ऐसा कहना है सूत्रों का। तो अब महाराष्ट्र में सियासी संकट आगे बढ़ता हुआ। एकनाथ शिंदे गुट की बैठक होगी। शिंदे गुट की दोपहर 12 बजे बैठक होगी। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर मुंबई से हमारे संवाददाता अमित राय हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या ये कहा जा सकता है अब पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है वो अब एक निर्णायक मोड़ की तरफ पहुंच रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को कल से मुंबई में रहने का आदेश दे दिया कि बुधवार को सभी लोग मौजूद रहेंगे। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, कल ही हम एक बड़े नेता के साथ जो बैठे थे बीजेपी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है हैदराबाद में बीजेपी की, शनिवार रविवार को उसके पहले सरकार का गठन हो सकता है। शिंदे जो है वो खुद राज्यपाल पर जा सकते हैं या राज्यपाल जो है खुद संज्ञान लेके जो है फ्लोर टेस्ट की जो है बात कह सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है यहाँ पे कि सरकार जो है बीजेपी और शिवसेना गुट की बनेगी। बीजेपी मानती है कि एकनाथ शिंदे का गुट ही शिवसेना गुट है। क्यों? क्योंकि 2/3 बहुमत उनके पास है। कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी यही बात कही कि शिवसेना गठ जो है असली वो एकनाथ शिंदे का ही दिख रहा है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी है। तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि लगातार उनसे चर्चा चल रही है। अभी जो 12 बजे बैठक है वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर ही मंथन है। और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि शिंदे गुट को 8 कैबिनेट मंत्री पद और 5 राज्य मंत्री पद जो है वो मिल सकता है। तो जिस तरह से सभी विधायकों को कल बुधवार को मुंबई में रहने के लिए कहा गया है, बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है नई सरकार का गठन हो सकता है। उप मुख्यमंत्री पद का भी ऑफर बीजेपी की तरफ से शिंदे गुट को दिया गया है, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। एक और जानकारी निकल सामने आई कि 21 तारीख को जब शिंदे अपने विधायकों के साथ सूरत गए, तब रात को उद्धव ठाकरे का फोन जो है वो देवेंद्र फडणवीस को गया और वो कुछ पैचअप करने की बात कर रहे थे, जो हमारे सूत्र बता रहे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उस मामले में कोई जवाब नहीं दिया। यानी इससे साफ हो रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी जो है वेट एंड वॉच की भूमिका में थी और हर चीज के पीछे बीजेपी की नजर थी, आखिरकार क्या स्टेप उठाया जा रहा है। तो जो खबर हमारे पास आ रही है कि 1 या 2 दिन में जो है वो राज्यपाल खुद भी संज्ञान ले सकते हैं और शिंदे गुट भी जो है समर्थन वापसी का महाविकास अघाड़ी से लेटर जो है वो दे सकता है। अमित, 2 खबरें और भी सामने आ रही थी कि अगर सभी विधायक जो हैं वो मुंबई लौटते हैं तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा, शिवसैनिक सड़कों पर हैं। इस स्थिति से कैसे निपटेंगे वो विधायक? क्या वहां पर जो है उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल अमित ये भी है फ्लोर टेस्ट को लेकर, क्या आते फ्लोर टेस्ट किया जाएगा? फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन बीजेपी जो है वो राज्यपाल के बाद नहीं जाएगी, ये मैं क्लियर करूं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं,
राज्यपाल के पास या तो शिंदे को जाना पड़ेगा या राज्यपाल खुद ही जो इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं कि भैया आपकी सरकार जो है वो अल्पमत में नजर आ रही है, अब आप फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो ये जो रणनीति है बीजेपी तरफ से साफ तौर पर बनाई गई है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि 8 मंत्री पद और 5 राज्य मंत्री पद मिल सकता है, और जो 8 मंत्री पद और जो 5 राज्य मंत्री पद है उसमें जो है जो मंत्री बन सकते हैं वो एकनाथ शिंदे का नाम सामने आ रहा है, उदय सामंत का नाम सामने आ रहा है, गुलाब राव पाटिल का नाम सामने आ रहा है, दीपक केसरकर का नाम सामने आ रहा है। तो ये लोग जो है मंत्री बन सकते हैं इस मामले में। अमित, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अमित राय, संवाददाता मुंबई, जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी पूरी तरीके से वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अब जो है वो राज्यपाल का सीधा हस्तक्षेप, राज्यपाल बहुत हद तक मुमकिन है कि पार्टी को फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। और अगर जो सूत्र बता रहे हैं, समीकरण अगर उसी हिसाब से बैठते हैं, आंकड़े उसी हिसाब से बैठते हैं, तो महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। और राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से जानकारी मांगी है। 3 दिन में मंजूर किए गए प्रस्तावों की जानकारी मांगी। 22, 23, 24 जून को मंजूर किए गए प्रस्तावों की जानकारी मांगी है। यानी इन 3 दिनों में सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं उन फैसलों की जानकारी राज्यपाल को देनी होगी। और महाराष्ट्र में सत्ता के लिए संघर्ष जारी है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। इस बीच नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। शिवसेना नेता संजय राउत के एक बयान पर गुर्जर समाज ने सख्त नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक नरेंद्र गुर्जर ने कहा कि गुलाब राव पाटिल पर संजय राउत के बयान से गुर्जर समाज आहत हुआ है। नरेंद्र गुर्जर ने कहा कि गुलाब राव पाटिल समाज के सम्मानित नेता हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी से समाज के लोगों में गुस्सा है। नरेंद्र गुर्जर ने संजय राउत को भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि संजय राउत ने शिवसेना के बागियों पर हाल ही में कहा था कि जो लोग 40-40 साल तक पार्टी में रहते हैं फिर भाग जाते हैं, उनका जमीन मर गया है। संजय राउत ने गुलाब राव पाटिल का पुराना वीडियो भी ट्वीट किया था। राउत ने जो वीडियो साझा किया उसमें गुलाब राव पाटिल अपने भाषण में उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने पिता को बदलते हैं। राउत ने कहा कि वो मेरा ट्वीट गुवाहाटी में बैठे लोगों के लिए है। पाटिल अपने भाषण में कहते दिख रहे हैं कि लोग खाते पीते हैं और पार्टी के साथ मौज मस्ती करते हैं और फिर अपने पिता को बदल लेते हैं, हम उनके जैसे नहीं हैं। संजय राउत के इसी ट्वीट पर अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज ने सख्त नाराजगी जताई है। देना नहीं, पर एक संदेश देना चाहते हैं। जो संजय राउत जी उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं तो उससे हमारे गुर्जर समाज में बहुत बड़ा रोष है। मैं संजय राउत जी को एक खुली शब्दों में बात बताना चाहता हूं कि संजय राउत जी, आप महाराष्ट्र बॉम्बे के नेता होंगे। जो आपने गुलाब राव पाटिल के बारे में गलत टिप्पणी करी है उससे गुर्जर समाज में रोष है, क्योंकि गुर्जर समाज हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान के अंदर भी वास करता है। और गुलाब राव पाटिल जी हमारे गुर्जर समाज के जन जन के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और जो समाज में काफ़ी कार्य करते हैं, तो जन जन में रोष है। तो संजय राउत जी, मैं आपसे आग्रह भी करता हूं और एक चेतावनी भी देता हूं कि आगे आप कोई भी गुलाब राव पाटिल जी के बारे में बयानबाजी करें तो सोच समझ कर करें। जय हिंद, जय वीर गुर्जर। चित्तौड़गढ़ के कपासन से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता सेना की अग्निपथ योजना के विरोध में
प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा के प्रभारी दिनेश लोहार के नेतृत्व में कपासन में प्रदर्शन हो रहा था। जैसे प्रदर्शन शुरू हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने से हर कोई हैरान था। कुछ देर तक कांग्रेसी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो यहाँ क्यों आए थे। बात समझ में आने पर फिर वो केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों में चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके दिल की बात जुबान पर आ गई हो और वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। बाद में किसी दबाव में आकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।